नमस्कार, मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हूँ और चाइल्ड प्रोटेक्शन विषय पे काम करता हूँ। आज हमारा जो विषय है चर्चा का वो बाल देखरेख संस्था में जो हमारे बच्चे निवासरत रहते हैं उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं बच्चों में, जो संस्था में तनाव के क्या कारण होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार से हम उसको तनाव को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद शायद हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार के उपाय हमको करना होता है जो बच्चे संस्था में रहते हैं और हमारी एक बेहतर समझ डेवलप हो पाएगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी जो बाल देखरेख संस्था में बच्चे निवासरत रहते हैं। इस कोर्स में हम निम्न मॉड्यूल देखेंगे। मॉड्यूल 1 परिचय और पृष्ठभूमि। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सीसीआई में रहने वाले बच्चों के बारे में। हम देखेंगे कि परिवार से अलगाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और उन्हें सुरक्षा व देखभाल क्यों चाहिए। मॉड्यूल 2 बच्चों में तनाव के कारण। हम इस मॉड्यूल में देखेंगे बच्चों में तनाव के मुख्य कारणों को। असुरक्षा, अपनेपन की कमी और भविष्य की अनिश्चितता ये सब तनाव के मुख्य कारण होते हैं। मॉड्यूल 3 तनाव के लक्षण। इसमें हम सीखेंगे कि तनाव के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक लक्षण क्या होते हैं। सिरदर्द, चिंता, चिड़चिड़ापन और असामाजिकता जैसे लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। मॉड्यूल 4 सहानुभूति आधारित संवाद और समर्थन। हम इस मॉड्यूल में देखेंगे कि बच्चों से सहानुभूति और धैर्य के साथ संवाद कैसे किया जाता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। मॉड्यूल 5 तनाव प्रबंधन की तकनीकें। इसमें हम सीखेंगे कि तनाव प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों के बारे में। योग, शारीरिक गतिविधियां और सकारात्मक आत्मबोल जैसी तकनीकें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद मददगार होती हैं। मॉड्यूल 6 संस्था की भूमिका और सतत सहयोग। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि एक संस्था का बच्चों के मानसिक विकास में क्या योगदान है। हम देखेंगे कि कैसे एक सुरक्षित और संवेदनशील माहौल बच्चों के विकास को बेहतर बनाता है। जो बाल देखरेख संस्था में निवासरत हैं तो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को समझना जरूरी है कि वो कौन से बच्चे हैं जो हमारी संस्था में आते हैं और जिनको हम देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। तो इस प्रकार के जो देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनमें मुख्य रूप से जो बच्चे घर से पलायन किए होते हैं या ट्रैफिकिंग का शिकार हुए बच्चे होते हैं या आपके बाल श्रमिक जो बच्चे होते हैं, ये सभी बच्चे देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं। बच्चा एक बार आया संस्था में तो निश्चित तौर पे वो परिवार से अलग होके आया है या परिवार से उसके किसी कारणों से मिसिंग भी होने की वजह से आया या किसी कारण से उसका अलगाव हो गया परिवार से और या बाल श्रमिक के तौर पे या ट्रैफिकिंग के तौर पे रेस्क्यू हुआ है। तो ऐसे सारे बच्चे जिन भी कारणों से बाल देखरेख संस्था में आए हैं, निश्चित तौर पे इस संस्था में आने के बाद एक स्ट्रेस बच्चों में होता है। तो एक मेंटल ट्रॉमा की स्थिति होती है और एक तनाव की स्थिति होती है जिसमें बच्चे हमारे पास आए हैं। तो ऐसे में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है इन बच्चों का ये बहुत ही ज़रूरी रहता है कि बच्चे को उनको कैसे उस तनाव से दूर करें या उनको किस प्रकार में नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आएँ करके। तो इसलिए तनाव प्रबंधन के प्रयास किए जाते हैं और इन बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। अब जो बच्चे सीसीआईज में आते हैं उसके तनाव के कई कारण हो सकते हैं। परिवार से उसका अलगाव हो जाए तो वो एक पीड़ादायक स्थिति होती है बच्चे के लिए और एक नए माहौल में जब वो संस्था में आता है तो एक पूरा ही एक माहौल बदला हुआ होता है। एक नए माहौल में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और वो बच्चे के लिए एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। कई स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि जब बच्चा थोड़ा सेटल हो जाता है और संस्था में आ गया और केयर टेकर अगर जो अच्छे हैं या काउंसलर्स हैं जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रेपो बच्चे का बन गया था, जिनके साथ बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा था, उस माहौल में ढलने लगा था,
अचानक से ऐसी स्थिति आई कि वो केयर टेकर या वो अपनी जॉब छोड़ दी या किसी कारण से उसको वहाँ से जाना पड़ गया, तो एक फिर से एक नई परिस्थिति, एक नया केयर टेकर या एक नया स्टाफ जिसके साथ उसको वापस से डील करना है, तो वो भी कई बार तनाव का बच्चों के लिए एक नए सिरे से उसको वो स्ट्रेस का कारण बनता है। फिर बच्चे जैसे आए संस्था में आए, बाल देख रेख संस्था में जब आते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही कठिन समय होता है बच्चे के लिए, एक नए माहौल में ढलना। वो एक एकाकीपन भी होता है, एक परिवार से अलगाव की स्थिति होती है, नए बच्चों के साथ जुड़ाव नहीं हो पाता। तो ऐसे में बच्चा बहुत ही लोनली फील करता है, और जब वो लोनली फील करता है, अकेलापन महसूस करता है, उसको कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, तो ये स्थितियाँ उसको जो लोनली वाली फीलिंग आती है, जो लोनलीनेस होता है बच्चों का, वो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस का कारण बनता जाता है। एक जो अपनेपन का अभाव होता है, जो उसको केयरिंग मिल रही है, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है बच्चे का, तो वो कहीं ना कहीं वो केयरिंग या जो अपनापन होता है वो मिसिंग होता है। जैसे ही वो संस्था में आता है तो उसको लगता है कि शायद मैं घर पे था तो मुझे इस तरीके से मेरी माँ या मेरे पिताजी मेरा इतना ध्यान रखते थे। वो जो केयरिंग, जो अपनापन जब नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं उससे कारण बच्चे का एक स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है। संस्था में जब बच्चा आता है तो निश्चित तौर पे हर बाल देख रेख संस्था जब होती है तो एक ऑब्वियस है कि वहाँ का एक रूटीन होता है, एक अनुशासन होता है, जो मेंटेन करना ज़रूरी होता है जब आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि एक बच्चा नहीं होता है वहाँ पे, 50 से लेकर 100 बच्चे तक जब जहाँ रह रहे हों, तो वहाँ पे अनुशासन रखना अत्यधिक आवश्यक भी होता है। वो एक CCI का एक नॉर्म्स भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो घर में जो उसकी एक ख्वाहिश पे पूरी हो जाती थी, या उसके एक बार कहने पे वो शायद माता पिता वो उस चीज़ को पूरी कर देते थे, तो वो अगर नहीं पूरी हो रही है तो वो भी उसको लगता है कि शायद मैं CCI में एक बंधन में आ गया हूँ, या मेरी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उसकी अनदेखी हो रही है, उसको मुझे उस तरीके का अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो वो सारा जो अटेंशन जो उसको मिल रहा था घर में या परिवार में या अपने निकट के रिश्तेदार के साथ, जब अगर बच्चा किसी और के साथ भी रह रहा था, परिवार के किसी निकट रिश्तेदार, तो वो कहीं ना कहीं जब छूट जाता है तो वो निश्चित तौर पे बच्चों के लिए एक बहुत ही स्थितियाँ कहना चाहिए कि उसके लिए बहुत कष्टदायक हो जाती है, और वो स्थितियाँ धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं या उसको स्ट्रेस की ओर ले जाती हैं। बाहर जब बच्चा था तो कहीं ना कहीं उसकी एक फ्रेंड सर्कल था, वो जिनके साथ वो उठता बैठता था, उसका एक रूटीन था, अपने दोस्तों से मिलना, खेलना, उनके साथ एंजॉय कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं जैसे CCI में आया तो उसका वो एक ब्रेक हो गया, वो शायद दोस्ती यारी उसकी छूट गई। तो वो जो एक उसका पीयर ग्रुप था जो छूट गया, जो उसकी मित्र मंडली थी जो छूट गई, और एक नए माहौल में शायद वो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक कारण कई बार जब CCI में बच्चे आते हैं तो एक रीज़न बन जाता है कि बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है करके। फिर कई बार पढ़ाई का भी एक प्रेशर होता है। पढ़ाई के कारण बच्चे उतना प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। फिर देन आपका कुछ आपको हो सकता है कि कोई वहाँ पे किसी प्रकार का अब्यूज़, कई बार बच्चे ही आपस में चिढ़ाते हैं या कुछ थोड़ा सा उनको भावनात्मक रूप से उनको ट्रिगर करते हैं। तो ऐसे स्थितियाँ में भी बच्चे लोनली फील करते हैं या उस तरीके का स्ट्रेस फीलिंग वाली भावना आने लगती है। फिर एक भविष्य को लेके भी एक आप कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी वाली बात रहती है कि जो बच्चे खासकर ऑर्फन हैं या अबैंडेंड हैं, उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि CCI में देखिए सिर्फ ऑर्फन अबैंडेंड बच्चे नहीं आते, ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स नोन होंगे, लेकिन ड्यू टू सम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस या कोई ऐसी सिंगल पेरेंट है, मदर केयर करने की स्थिति में नहीं है, इलनेस है या सीवियरली कोई बीमार हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बोथ पेरेंट्स किसी कारण से जेल में हो सकते हैं। तो वो बच्चे भी CNCP बच्चे होते हैं, देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जिनकी फैमिली है, तो वो बच्चे भी CCI में आते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ भी एक ये भी रहती है कि लेकिन जो बच्चे ऑर्फन हैं या अबैंडेंड हैं
उनको एक चिंता ये भी रहती है कि हमारा आगे क्या होगा, हमारा तो आगे कोई है नहीं, फैमिली है नहीं। ये बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है जो बच्चे को कहीं न कहीं धीरे धीरे ये स्ट्रेस का कारण बनती है और उससे स्ट्रेस उनका बढ़ते जाता है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जो बच्चों में तनाव पैदा करती हैं CCI में जो निवासरत हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि CCI में रहने वाले बच्चों को सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। यह तनाव प्रबंधन की पहली कुंजी है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब इसके बहुत सारे तनाव के जो लक्षण हैं, अब कि बच्चा तो तनाव ले रहा है और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जो CCI में आपका जो स्टाफ है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बच्चों का रेगुलर मॉनिटरिंग करे और उनको देखे कि भाई जो बच्चा आया तो उसके कंडीशंस, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन में या मेंटल कंडीशन में चेंज क्या आ रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसी है। इसलिए तनाव के जो लक्षण हैं वो पहचानना, उनको समय पे उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक लक्षण है, जैसे वो रेगुलर आपको रोज़ जब भी आ रहा है, आपसे मिल रहा है, तो वो हमेशा ये बता रहा है कि मेरा सिर दर्द होता है या मेरे को हेडेक है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस के कारण हो रहा है उसको। वो हेडेक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नींद नहीं हो पा रही है उसको, या वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में लेके चल रहा है बार बार। जैसे हमने पूरे कारण बहुत सारे तनाव के देखे, तो उन चीज़ें वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो उसकी फिज़िकल उसमें दिखने लगेगा, उसके शारीरिक हाव भाव में आपको समझ में आएगा। मानसिक चिंता हो सकती है, बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहा हो बच्चा, हमेशा उसमें बातचीत में हमेशा उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमेशा लो है। जब आप बात कर रहे हैं तो ये आभास हो रहा है कि बच्चा कहीं ना कहीं लो फील कर रहा है, या बातचीत से ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, या पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या मैं अच्छा खेल नहीं पाऊँगा, या उसकी मानसिक स्थिति आपको समझ में आ रही कि बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये लक्षण आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि भाई ये कारण हो सकते हैं, और ये आप उससे चर्चा से, काउंसलिंग से ही आपको लक्षण समझ में आएंगे। जो संस्था में खासकर केयर टेकर जो स्टाफ है, बातचीत ही एक माध्यम है, उनकी रेगुलर काउंसलिंग माध्यम है, जिससे ये छोटे छोटे लक्षण अगर आप पकड़ पाएंगे या संस्था के जो केयर टेकर स्टाफ है पकड़ पाएगा, तो वो निश्चित तौर पर बच्चे के लिए अच्छा होगा। फिर उसके व्यवहार में बदलाव एक लक्षण हो सकता है कि आप जब देख रहे हैं कि हमेशा बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, मतलब छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहा है, या आपस में अपने दोस्तों के साथ या जिन रूम शेयर जिसके साथ कर रहा है उसके साथ लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, या कुछ भी आप उसको काम के लिए बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो वो इरिटेट हो रहा है, या तो ये वॉच करते हुए भी हम उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ ऐसे लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, या अत्यधिक चुपचाप रह रहा है, बिल्कुल किसी से बात ही नहीं कर रहा है, पूरे टाइम वो अकेला किसी कोने में बैठा है, उससे वो भी बात करने की कोशिश भी कर रहा है तो वो किसी से बात नहीं कर रहा है। वो बताया कि कुछ शारीरिक हाव भाव से आप समझ पाएंगे कि उसको क्या परेशानी, क्या स्ट्रेस में है, वो आप उसके लक्षण आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मानसिक स्थिति को देख के, या फिर उसका जो व्यवहार में परिवर्तन है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मोटे तौर पे जिसको देख के आइडेंटिफाई हो सकता है कि हाँ बच्चा कुछ न किसी प्रकार के तनाव में है। हमने देखा कि बच्चों में तनाव, असुरक्षा, अपनेपन की कमी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होता है, जो उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि भाई तनाव में है बच्चा, लेकिन अब उसको तनाव उसका प्रबंधन कैसे होगा, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे उसको तनाव से दूर किया जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और इसके लिए कुछ पद्धतियां हैं, उपाय हैं। जैसे आप ओपन कम्युनिकेशन में आप बच्चे से जैसे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ बच्चा किसी न किसी तनाव में है,
तो आप उससे बात करिए और समझने का प्रयास करें कि बच्चा किस कारण से तनाव में है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप बच्चे से बात करते हैं तो आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, बिल्कुल आपको इस तरीके से बात करना है कि बच्चे का भरोसा आप पे कायम हो जाए और वो आपसे खुल सके। वो तभी जब अपने मन की जब तक बात नहीं करेगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि उसको दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, किस चीज़ का तनाव है उसके लिए। और वो तभी वो स्थितियाँ उत्पन्न होगी जब जो भी वहाँ के स्टाफ हैं, केयर टेकर हैं या जो काउंसलर है वो बाल देख रेख संस्था का, उसको आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा, उस लेवल तक बच्चे के लेवल तक उसको समझना पड़ेगा, आपको एकदम सामान्य होकर बात करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है आपको भरोसा उत्पन्न करना पड़ेगा कि बच्चा आप पे फुल्ली भरोसा करने जब लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति वो है जो मेरी तकलीफ़ समझेगा और मेरी तकलीफ़ को समझने के बाद उसके दूर करने के उपाय करेगा, तब वो आपसे खुलेगा। और उसके लिए क्या आपको जो स्टाफ है या जो कर्मचारी उसको भी बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। ये जब आप लगातार बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसको क्या परेशानी है और कौन सी बात परेशान कर रही है। और जब ये हम जान जाएंगे तभी हम उसके लिए आगे उस प्रयास कर पाएंगे कि उसके तनाव या जो भी कारण है जिसके कारण जो समस्या है, तकलीफ़ है, उसको दूर करेंगे। सकारात्मक सोच और उनमें आत्मसम्मान बच्चों में बढ़ाना। अब इसमें क्या है कि आप बच्चे का सीसीआई में आ गया तो अब उसको ऑब्वियस है कि आपको उसकी छोटी छोटी आलोचना, बच्चा आया निश्चित तौर पे ने कहा कि वो एक अलग माहौल से आया और अब एक निश्चित तौर पे एक अलग माहौल पे वो अब रह रहा है, उसको एक पूरा एक फ्रेश स्टार्ट है, उसके लिए एक फ्रेश जगह है जहाँ पे उसको पॉजिटिवली नहीं लेते। उसको छोटी छोटी चीज़ में अगर आप उसकी आलोचना करते हैं कि तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, तुमको इतने बजे उठना था तुम नहीं उठे, हो सकता है कि आपको 2, 4, 5 दिन उसको समय देना पड़ेगा, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब वो धीरे 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 आपके उस माहौल में आएगा। एक नया बच्चा फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, वो नया आया है और आप इसके दूसरे बच्चे से कि देखो ये तो समय से उठ जाता है, टाइम से पढ़ता है, टाइम से खेलता है, सब चीज़ बहुत अच्छे से करता है, तो जैसी आप तुलना और करेंगे तो वो निश्चित तौर पे बच्चों को दिक्कत करेगी और वो उसके लिए और दिक्कत स्थितियाँ उसके लिए तनाव की और बढ़ाने वाली होंगी। तो ऐसी किसी भी प्रकार की आलोचना के बच्चों की, उनकी किसी अन्य बच्चे से तुलना और शिकायत से ये बचने का प्रयास करना चाहिए। और हर बच्चे को अलग तरीके से डील करना आवश्यक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए। बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनके छोटे छोटे जो प्रयास हैं उनकी सराहना करें और उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप मौका दें। तो उसके जो छोटे छोटे प्रयास हैं उसको जब आप बताएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको तब वो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होगा और अपने जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो आपको और बता पाएगा या अपनी जो कठिनाई है वो आपके साथ शेयर कर पाएगा। तनाव के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक लक्षण स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं, जैसे सिरदर्द, चिंता, चिड़चिड़ापन और सामाजिक दूरी। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब इसकी कैसे रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं कि तनाव प्रबंधन हम कैसे मतलब बच्चों का कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योग है, मेडिटेशन है, ये अपने आप में बहुत सारे स्ट्रेस दूर करने का बहुत अच्छा साधन है। तो बच्चों को कोशिश ये करें कि जब वो सीसीआई में हैं तो उनको रेगुलर कुछ ना कुछ मॉर्निंग में योग कराएं, उनको मेडिटेशन के लिए। इसमें आउटडोर खेल भी हो सकता है, क्योंकि आप जैसा आप कहते हैं, हम कहते हैं कि एक्सरसाइज है, खेल है या कोई संगीत है, म्यूज़िक है, डांस है, ये अपने आप में भी बहुत हेल्प करती हैं। बच्चा जब कहीं ना कहीं आप एक बाहर जाके आउटडोर गेम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई आप म्यूज़िक में डांस कर रहे हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं आपको कुछ समय के लिए जो आप जिस मोड में थे, आप एक तनावपूर्ण वातावरण से आपको बाहर ले जाती हैं। उतने समय के लिए शायद जब आप योग कर रहे हैं या आउटडोर खेल खेल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या डांस या कुछ म्यूज़िक का कोई आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या आप गायन कर रहे हैं, तो उतने देर के लिए कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से बाहर आते हैं।
तो ये कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, योग मेडिटेशन, इनके माध्यम से भी आप स्ट्रेस को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। फिर जैसे रचनात्मक गतिविधियां हैं, बच्चों की अलग अलग रुचियां होती हैं, संगीत अच्छा में शौक होगा, कुछ ड्राइंग पेंटिंग करते होंगे, कुछ आर्ट क्राफ्ट में बच्चे अच्छे होंगे, तो ऐसे उनको कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियों से जब जोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको अपने जो स्ट्रेस से बाहर आने में काफ़ी हद तक वो मदद मिलेगी इससे। इसके अलावा समय प्रबंधन और योजना है, तो ये ज़रूरी है कि बच्चों की रुचि के हिसाब से उनको पढ़ाई के लिए जो उनको रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको किस प्रकार से और हेल्प कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा उनको आवश्यकता है कोचिंग की, ट्यूशन्स की, तो वो भी CCIs में उपलब्ध कराया जा सकता है। उनको प्राथमिकता तय करना सिखाना होगा कि भाई आपको पढ़ाई के समय पढ़ना होगा तो आपको प्रॉपर समय, आप खेल के समय खेल करिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई करिए। प्रॉपर समझाइश के माध्यम से ये बताना ज़रूरी है ताकि वो अपना मैनेजमेंट टाइम पे करेंगे, और जब समय का मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो टाइम से पढ़ाई करेंगे, टाइम से स्कूल जाएंगे, टाइम से खेल कूद करेंगे। तो जब उनका एक चीज़ों का समय का प्रबंधन प्रॉपर होने लगेगा तो वो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेंगी। उनको प्रॉपर जो भोजन है, पौष्टिक भोजन है, ये सब भी प्रॉपर उपलब्ध हो, पर्याप्त नींद लें जिससे कि अपना जो टाइम है पढ़ाई का और बाकी जो मैनेजमेंट है वो सब उनका टाइमली हो सके। फिर समूहगत गतिविधियाँ हो सकती हैं बहुत सारी। बच्चे जब एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो एक दूसरे से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है उसमें, और बहुत सारा भावनात्मक समर्थन भी मिलता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चे शायद आपसे, केयर टेकर से और जो वहाँ का स्टाफ है, सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे भी ना शेयर करें, लेकिन जब आपस में एक मित्रता हो जाती है, एक आपका एक पीयर ग्रुप बन जाता है, तो कई बार बच्चे वो बातें भी शेयर करते हैं जो शायद वहाँ के काउंसलर से या स्टाफ से शेयर ना करें। धैर्यपूर्वक सुनना और बच्चों को प्रोत्साहित करना उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का मौका देता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तनाव प्रबंधन की जो मुख्य रणनीतियां हैं, ये स्वस्थ जीवन शैली, जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल है, पूरा आपका समय प्रबंधन सब चीज़ सही है, तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम रहेगा। लेकिन ये प्राथमिक आवश्यकता है कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली हर व्यक्ति की हो, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। फिर एक पौष्टिक भोजन जो होता है, नियमित व्यायाम है, एक अच्छी नींद है, बच्चों की दिनचर्या है प्रॉपर हो, वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक जब आपकी व्यवस्थित होती हैं तो वो भी आपको मदद करती हैं। सकारात्मक आत्मबोल और विजुअलाइजेशन, कि बच्चों में को खुद में ये महसूस हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं मतलब मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है। और ये आपको भी कहीं ना कहीं, ये जो संस्थाओं में कर्मचारी हैं, ये अधीक्षक हैं, प्रभारी हैं, केयर टेकर हैं, वो आपको बच्चों को ये पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी कि हाँ आप कर सकते हैं। आप वो आत्मविश्वास आप जब भर देंगे बच्चों में, और जब बच्चे को ये हो जाएगा कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट उनसे बुलवाना, उनसे कहना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये जब आप बार बार करेंगे या बच्चों को ये रियलाइज़ कराएंगे, उनको इतना पॉजिटिव कर देंगे कि वो अपने आप फिर जो चीज़ें उनको नहीं लगती थी, जहाँ पे कि हम नहीं कर सकते, वो भी बच्चा धीरे धीरे वो करने लगेगा। विजुअलाइजेशन से हम बात करते हैं जब विजुअलाइजेशन की, तो विजुअलाइजेशन से मतलब ये है कि बच्चे को ये आप विजुलाइज करने के लिए कह सकते हैं कि आज आप भले ही किसी परिस्थितियों में, लेकिन हमेशा हो सकता है कि पूर्व में आप किसी बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, आपकी बहुत कुछ सुखद यादें होंगी, कुछ अच्छा समय होगा, तो आप उसको याद करें, वो सुखद समय याद करिए, वो सुखद स्थिति याद करें। वो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं पे वो आपको मदद करेगी और बच्चे को हेल्प करेगी उसके तनाव से बाहर आने में। सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। बच्चों का आत्मसम्मान, उनका ध्यान रखें, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए सराहना दें और उनको खुद पे भरोसा दिलाएं कि आप सक्षम हैं सब चीज़ करने के लिए। उनको इतना प्रोत्साहित करना ज़रूरी है
उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों को आप प्रोत्साहित करें। जितना ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उनकी उपलब्धियों की सराहना करेंगे, वो कहीं न कहीं उनको जो एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगी और वो कहीं न कहीं स्ट्रेस से बाहर आने में उनको मदद करेगी। फिर कुछ व्यवहारिक तकनीकें हैं कि जब कैसा बच्चा लो फील कर रहा हो तो उसको बोलें कि भाई आप गहरी सांस लें। और विजुअलाइजेशन पे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो अच्छे खुद पे विश्वास करें और उसको बार बार इस तरीके से बोलें कि हाँ आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, और अपने विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने अच्छे समय को याद करें और संवेगात्मक लक्षणों को पहचानें और साझा करें। कि बच्चों में भावना बिल्कुल होनी चाहिए कि वो किसी से भी किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जो विश्वसनीय व्यक्ति है, और किसी प्रकार के मन में कोई भी भावना आ सकती है कभी भी किसी व्यक्ति पे, तो वो एक सामान्य है कि कोई आप में नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। तो आपके जो भी थॉट्स हैं वो आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर सकते हैं। बच्चे को ये समझाएं कि अगर आपको कभी भी कोई भी थॉट्स आ रहे हैं तो आप शेयर करें, और जब आप शेयर करें तो उसको जो व्यक्ति है जिससे वो शेयर कर रहा है, जिस पे वो भरोसा करता है, उसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें और उसको जो भी उसकी परेशानी है, तकलीफ़ है, उसको दूर करने में उसको हेल्प करें। योग, रचनात्मक गतिविधियां और सकारात्मक आत्मबोल जैसी तकनीकें बच्चों के तनाव को कम करने में मदद करती हैं और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अतिरिक्त सुझाव भी हैं, जैसे बच्चों को सुरक्षित और एक अच्छा माहौल दें जहाँ पे वो सहयोगात्मक रवैया हो सभी लोगों का, और जो वहाँ के जो केयर टेकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी भी एक नियमित रूप से ट्रेनिंग होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। और जब तक वहाँ का स्टाफ वेल इक्विप्ड नहीं होगा, वेल ट्रेंड नहीं होगा, तो वो शायद और एक बहुत ही कैजुअल वे में अगर काम करेगा तो वो फिर बच्चों की समस्या को शायद उतने अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाएगा। और अगर वो एड्रेस नहीं हुआ बच्चे की समस्या, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे वो बच्चों के लिए घातक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नियमित गतिविधियाँ जो पहले भी आपको बताया कि उनको आर्ट वर्कशॉप, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, ये सब नित्य रेगुलर उनको कराएं, ताकि वो बच्चे एंगेज रहें, और जितना ज़्यादा एंगेज रहेंगे वो स्ट्रेस से बाहर आने में उसको उतनी ही इनका बच्चों का इसका महत्व तो बहुत है। सीसीए आपके जो बच्चे रह रहे हैं उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर तनाव प्रबंधन अगर प्रॉपर हो जाता है उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन और आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण रहेगा। काउंसलिंग, जीवन कौशल प्रशिक्षण आदि, इनको सुरक्षित माहौल जब मिलता है तो बच्चों को तनाव से लड़ने की क्षमता भी उनकी बढ़ती है और वो कहीं ना कहीं तनाव से जल्दी बाहर आ जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि संस्था को सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करना बच्चों के मानसिक विकास को सुनिश्चित करता है और उन्हें तनाव से निपटने की क्षमता देता है। चलिए अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। तो आज हमने जैसा कि अभी अब तनाव प्रबंधन पे एक पूरे विषय पे पूरी बात करी आपसे कि क्या होता है तनाव प्रबंधन, क्यों होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है और उसकी क्या रणनीतियाँ उनको दूर करने की हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे सेशन से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ख़ासकर जो CCIs में जो बाल देखरेख संस्था में जो स्टाफ है, ये उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, वो उनको समझने के लिए बच्चों को। और आप अगर इसको ठीक से अगर इसको अपने आत्मसात करेंगे तो आपकी संस्था में जो बच्चे रह रहे हैं और जो भी वैसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में हैं या किसी कारण से तनाव में हैं, उनको तनाव से बाहर लाने में ये रणनीतियाँ आपको बहुत मदद करेंगी। तो आशा है कि ये जानकारी आप लोग बहुत उपयोगी होगी। और इस संबंध में हम लोगों ने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार करी है, वो उसका जब आप उत्तर कर लेंगे इस पूरे कार्यक्रम को समझने के बाद, तो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद।